तमाम वरिष्ठ नेता, उपाध्यक्ष हैं पीसीसी के डॉक्टर कैलाश प्राशर, ज़िला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई शिव कुमार जी, हमारे पुराने साथी सुरेंद्र सेठी जी, जवालापुर से विधायक हैं रवि बहादुर, आए हैं यहाँ चुनाव में प्रचार करने, रमेश ठाकुर है, पूनम ग्रोवर जी मेयर हैं, अशोक सिंह जी हैं पर्यवेक्षक, मरे प्रधान हैं यहाँ ब्लॉक के संजीव ठाकुर, शहर के हैं नाम सुन रहा था कुशसूद, अब इसको पहले बंद कर। और यहाँ पर उपस्थित तमाम पदाधिकारी, कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता, हमारे काउंसलर्स, क्षमा चाहूँगा सबके नाम नहीं लिख पाऊँगा, कुल राकेश पंत जी हैं मेरे पुराने साथी, बैठे यहाँ पर जब हम साथ पढ़े थे, रवि शर्मा जी, भाइयों बहनों नौजवान साथी, सबसे पहले आपका धन्यवाद। जो मंच का संचालन कर रहे हैं उनसे लेकर कर्नल धनीराम शालिट, सबने स्वागत किया, अच्छी बातें बोली। राजनीति में अच्छी बात जब सुनते हैं अपने बारे में तो अच्छा लगता है, क्योंकि दूसरी भी सुननी पड़ती है, तो अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चुनाव का समय है, चुनाव में हर मुद्दा चर्चे पे है और जाहिर है ये प्रजातंत्र की रिवायत है कि लोग जो ज्वलन समस्याएं हैं, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, जो वो भविष्य की तरफ देखते हैं समाज का और युवा पीढ़ी का, अपने बेटे बेटियों का, वो जनप्रतिनिधियों से, राजनीतिक दलों से प्रश्न भी करते हैं और क्या सोच है हमारी, क्या नज़रिया है उन विषयों पर, उसकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और ये जनता का अधिकार रहता है। हम में से आप जितने हमारे साथी हैं सब सक्षम हैं अपनी बात कहने में। जो काम किया है, जो सोच है, जो हमारे विधायक महोदय ने एक मंत्री भी रहे, केंद्र में लोकसभा के सदस्य रहे, एक अनुभव है। लोग आज देश की सुरक्षा की बात करते हैं, भारत की फौज में काम किया, लंबे समय तक सेवा करी, वो अनुभव रखते हैं इन बातों का। मैं पढ़ता रहता हूँ, सुनता हूँ, टेलीविज़न में भी जो दिखाते हैं अलग अलग वो भी देखते हैं। हिमाचल के चुनाव के संबंध में क्या कहा जाता है, आज भी बड़े नेता हैं, तो इसमें मत आइए बीच में, कृपा करिए इसको हटा दीजिए, नहीं चाहिए, ये व्यवधान हो गया, उसके लिए क्षमा मैं भी मांगता हूँ। और जो कहा जाता है कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के नेतृत्व के बारे में और कांग्रेस ने क्या किया, हमारी आलोचना करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं, बुराई करें पर तथ्यों पर आधारित हो वो भी स्वीकारें, पर बुराई करें जिसको तथ्य और इतिहास नकारता हो, कृपा करके मेरा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से, चाहे उनके वरिष्ठ नेता दिल्ली से, बड़े वजीर, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, सब लोग आ रहे हैं, देवभूमि में आना चाहिए, ज़रा ख्याल तो आया। मुझसे प्रश्न पूछा गया कि क्यों सब लोग आ गए। अब चुनाव में तो आते हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि ना आए, स्वागत है, पर सब क्यों आ रहे हैं, उनके दल का अधिकार है कि कौन उनका प्रचार करेगा। जहाँ तक मेरी राजनीतिक अनुभव है वो ये बताता है कि इतने सारे लोग एकदम से आ गए कारपेट बॉम्बिंग करने के लिए हिमाचल में,
तो कहीं ना कहीं उनको मालूम है कि लोगों का मन बदल चुका है और उनके पांव उखड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और लोगों के चेहरे से ये झलकता है। भारतीय जनता पार्टी को किस बात की आपत्ति है? अगर कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कुछ बातें कही हैं, सोच समझ के की हैं। जनता तय करेगी वो बातें सही हैं या नहीं हैं। अब ये सवाल मेरी समझ में नहीं आता कि साधन कहाँ से आएंगे। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में हर साल 2 करोड़ नौकरी का वायदा किया था, अब तो 8 बरस गुजर गए। अब सवाल पूछो कि क्यों नहीं हुआ। हमने ये तो नहीं कहा था भारत सरकार के पास साधन नहीं है, बड़ा देश है। अब क्यों नहीं हुआ उसका जवाब तो कर्नल शांडल साहब या मैं या कांग्रेस का नेतृत्व नहीं दे सकता ना। जिनका वायदा है उनको हिसाब देना पड़ता है। और यही एक समय आता है जब जनता जवाबदेही तय करती है। जनतंत्र में कोई एक विचारधारा, एक सोच नहीं हो सकती। आज एक फैशन बनता जा रहा है कि हर चीज एक देश एक टैक्स, बड़ी अच्छी बात। पहले भी था, इनकम टैक्स पूरे देश का एक ही था, और टैक्स थे पूरे भारत के थे, राज्यों के कुछ अलग थे। फौज तो पूरे भारत की एक ही फौज थी, दो कई अलग अलग फौज नहीं होती। पुलिस जो है वो राज्यों की होती है। तो पुलिस के बड़े अधिकारी सेंट्रल सर्विस के होते हैं। राज्य की अपनी स्टेट सर्विस होती है, पर बड़े अधिकारी केंद्रीय सेवा के होते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, रेवेन्यू सर्विस, कस्टम के देखते हैं जो महकमा, एक्साइज के देखते हैं, फॉरेस्ट के देखते हैं, सारी केंद्रीय सेवाएं हैं, रेलवे की है। ये बहुत बड़ी सूची। तो ये जानकारी हम सबको है, पर राज्य के चुनाव में जो बातें आती हैं वो राज्य से सीधा संबंध रखती हैं। वो कुछ बातें एक देश होने के नाते, हम भारत का हिस्सा, हम जिम्मेवारी को समझते हैं। जो हिमाचल के लोग महसूस करते हैं वो आज पूरे हिंदुस्तान के लोग तकलीफ में हैं। महंगाई किसी एक राज्य की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में महंगाई, ये एक सच्चाई है। ये आलोचना नहीं है, ये सवाल नहीं किया जा रहा। हालात पर विचार व्यक्त किया जा रहा है, चिंता व्यक्त की जा रही है। बेरोजगारी, माँ बाप सोचते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कूल कॉलेज भेजते हैं, विश्वविद्यालय भेजते हैं, बाद में क्या करें? पहाड़ की तरह से जिंदगी बच्चों के सामने। हिमाचल जैसे राज्य में भी लाखों नौजवान अगर बेकार हो तो चिंता का विषय है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। ये कोई निजी आलोचना नहीं, सामूहिक जवाबदेही सत्ताधारी दल की बनती है। हम इस चीज को समझते हैं कि रातों रात बेरोजगारी दूर नहीं होती, हिंदुस्तान में भी नहीं, दुनिया के दूसरे देशों में नहीं, पर विकास के साथ रोजगार भी पैदा होना चाहिए। जो भारत में हो रहा है जॉबलेस ग्रोथ, अगर आपकी अर्थव्यवस्था थोड़ी मजबूत होती है तो कल कारखाने भी चलने चाहिए, उनके अंदर रोजगार बच्चों को मिलना चाहिए। ये हमारी सोच है। हमारे विरोधी बार बार ये बात कहते नहीं थकते कि कुछ नहीं हुआ था 70 साल।
जो मेरी उम्र के हैं, कर्नल साहब तो मुझसे काफ़ी बड़े हैं, और हमारे साथी पुराने बैठे हैं यहाँ पर कई। हमने हिमाचल अपनी आंखों के सामने बनते और बदलते देखा, हमने इस देश को बदलते देखा, और ये लोगों को बताना पड़ चाहिए कि आज़ादी की लड़ाई के बाद इसका एक चीज़ का जिक्र किया, अच्छा किया इन्होंने, कर्नल शांडिल जी ने, कि क्या क्या कांग्रेस ने किया। सूची बहुत लंबी है, तो कई बार याददाश्त ताज़ा करानी पड़ती है। 1947 में हम तो पैदा नहीं हुए थे, आज़ादी के 6 साल के बाद का हमारा जन्म है, पर तब से हमने देखा हर साल जैसे हम बढ़ते गए वैसे इस देश को बनते हुए देखा। बहुत छोटी उम्र थी जब नहीं जान पाते थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या योगदान है हिंदुस्तान के लिए, जिन्होंने सबसे बड़ा समय अंग्रेज़ों की जेल में काटा। आज उन्हीं पर निशाना। अभी कुछ रोज़ पहले, 2 रोज़ की बात है, 31 अक्टूबर को बड़े इश्तिहार सरकार ने निकाले। अच्छी बात है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, बताना भी ज़रूरी हो जाता है, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। पर उसी दिन इस देश की एक बहुत बहादुर, देश को समर्पित नेता श्रीमती इंदिरा गांधी देश के लिए कुर्बान हुई थी। उनका स्मरण नहीं होना चाहिए। सबका साथ सबके विकास में इंदिरा गांधी का नाम नहीं आना चाहिए। ये मेरा सवाल है। जो आज भी कोई काम करेगा, आज के 10 साल 20 साल के बाद लोग याद तो करते हैं। हमारी सरकार थी, हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी को क्या याद नहीं किया था? सम्मान के साथ याद किया, प्यार के साथ याद किया, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री। तो हमारे 2 प्रधानमंत्री देश के लिए शहीद हुए। ये मेरा सवाल है, इसमें क्या बड़प्पन है कि उनका सम्मान ना किया जाए, उनका स्मरण ना किया जाए? ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं इसको राजनीति में गिरते हुए पैमाने मानता हूं। राजनीतिक संवाद में कटुता, यह भी एक गंभीर चिंता का विषय। आज ये मौका नहीं उस पर कहने का ज़्यादा, अभी तो आने वाले 10 दिन में खूब बढ़ेगी हिमाचल में भी। यूँ तापमान गिरेगा पहाड़ों में, राजनीतिक तापमान ऊपर बढ़ेगा, उसमें कई बातें कही जाएंगी। मेरा तो यही आग्रह सबसे रहता है कि थोड़ा संयम से सोच के हम बातों को रखें। एक बात हाल में कही जाती रही है, मैं कहूँगा गलत प्रचार है, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से कश्मीर का विलय में विलंब हो गया। अब कहाँ से किसने बना दिया ये कागज? पहले तो उसको ढूंढा जाए कि किसने ये बनाया, किसने बना के कागज दिया होगा ना। राज्य 562 रियासतें थी हिंदुस्तान की, जिनको प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था। एक डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स था, वो बनाया गया। उस पहले मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स थी, जो गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास थी, और वीपी मेनन सेक्रेटरी थे, सचिव थे। जून महीने में 1947 में एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया गया। कितने लोगों को मालूम है? मुझे बोलते भी हैं कि हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था
बंटवारा किसी कांग्रेस ने नहीं किया था, बंटवारा अंग्रेजों ने किया था। उनकी पार्लियामेंट में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था, भारत की संसद में नहीं पास हुआ था। और 2 डोमिनियन बने थे, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, डोमिनियन ऑफ इंडिया। प्रिंसली स्टेट्स को अधिकार दे दिया था, इधर जाओ उधर जाओ। और उसको कैसे जाते थे? उसके लिए एक लीगल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था। विलय तब होता था जब वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे दस्तखत होते थे। जब कश्मीर पर स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था, मैं पत्रकारों को कहता हूं, तुमको भी थोड़ा ज्ञान मिलेगा सबको, आपके माध्यम से लोगों तक ये बात जानी चाहिए। उसका उल्लंघन पाकिस्तान ने किया था, जिसको कबायली हमला कहते हो। कबायली हमला नहीं था, पाकिस्तान की अपनी रेगुलर आर्मी उसमें आई थी। और जब वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर पे कि दोनों देश कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, उसका उन्होंने तोड़ा हमला करके। तब महाराजा हरि सिंह ने कहा कि भारत की सेना को भेजा जाए तुरंत, वरना स्टेट की फोर्स थी वहां पे। और जो भारत के वाइसरॉय थे, उन्होंने भारत के सरकार को कहा कि सेना तब जा सकती है हिंदुस्तान की जब एक्सेशन होगा, विलय होगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किए जाएंगे। कहते विलंब हुआ। जब वो लेकर आए वहां के प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के, पहले तो देरी थी, उन्होंने मन नहीं बनाया था। जिस दिन लेकर आए हैं, हवाई अड्डे पर, एयरपोर्ट पर सरदार वल्लभ भाई पटेल मौजूद थे और सीधा लेकर डिफेंस कमेटी की मीटिंग में गए। कैबिनेट ने उसी वक्त, उसी दिन 26 अक्टूबर के दिन उसको मंजूरी दी और भारत की फौज चली गई। क्या बात कर रहे हैं आप? और केंद्र के मंत्री कहते हैं जब आएंगे, मैंने तो कहा था क्या, तो ये मंत्रिमंडल के लोग जो इतिहास का शीर्षासन करा रहे हैं, गुमराह करते हैं, उनका भी एक प्रशिक्षण शिविर दिया जाए, शिक्षा दी जाए उनको कि बस क्या है तथ्य, सही बात, सच्ची बात क्या। आज मैं सुन रहा था भाषण, हमारे मेरे जो शहर है जहाँ मेरा जन्म हुआ, पालन पोषण हुआ, शिमला में, उसके बाजू में जोरदार भाषण था, बड़ी जनसभा थी। बताया गया कि भाई बालाकोट पे हमला किया हमने, भारत की वायुसेना में, इसलिए क्योंकि हमारी सरकार थी। दुश्मन को पता लग गया कि अब यहाँ पे हिंदुस्तान को नहीं छेड़ सकते, पहले वाली सरकार नहीं है। मैं नाश्ता कर रहा था, भाषण सुन रहा था और सोच रहा था क्या बोलूं। फिर वो याद आया, हमारी तो उम्र बहुत छोटी थी, कॉलेज में चले गए थे 1971 में। मानवता का युद्ध था बांग्लादेश में, जो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था, नरसंहार चल रहा था। 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी भारत में आ गए थे। भारत 2 युद्ध लड़ चुका था, भारत में अकाल भी पड़ा था, पर ग्रीन रेवोल्यूशन का, हरित क्रांति का काम शुरू हो चुका था। इंदिरा जी ने, भारत की सरकार ने शरण दी, भारत की सेना को भेजा, और आज तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किसी फौज की इतनी बड़ी जीत नहीं हुई जो हिंदुस्तान की फौज की हुई थी। पाकिस्तान की पूरी फौज ने आत्मसमर्पण किया था। वहाँ उनके जो लेफ्टिनेंट जनरल न्याजी थे, उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने अपनी पिस्तौल रख के आत्मसमर्पण किया। 1 लाख युद्धबंदी यहाँ पर आए थे, एक नया देश बन गया था। तो कम से कम संतुलन तो रखो। वो भी तो इसी देश की फौज ने किया था, वो भी तो भारत की उपलब्धि है। कौन सी चीज बड़ी थी दोनों में? हम कहेंगे दोनों महत्व रखती है, पर बड़ी क्या थी? क्या वो छोटी बात थी? तो लोगों को बताएं, सिर्फ जो अधिकार दिए वो नहीं। हर चीज हमने कर दी, हम कभी नहीं कहेंगे। हमारा देश आज भी एक प्रगतिशील देश है,
अमीर देश नहीं है। आज ये भी कहा गया, मैं कल कुछ ज़्यादा बोलूँगा इस पर, कि हम 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गए। ठीक बात है, नाक आगे निकला, इंग्लैंड से आगे निकल गए। कितनी आबादी है इंग्लैंड की? 63 मिलियन, 6.25 करोड़। हमारी कितनी है? 140 करोड़। तो जो 6.25 करोड़ के पास साधन है, उससे इतना सा आगे निकल गए, मुबारक। पर हमारे लोग अमीर हो गए, हम अमीर देश हो गए। कितने गुना का फर्क है भैया 140 और 6.25 में? सोच लो। अगर ये हम कहेंगे तो कहेंगे आनंद शर्मा जी को अच्छा नहीं लगता देश आगे बढ़ा। देश तो हमेशा आगे बढ़ेगा, वो तो सामूहिक प्रयास सब भारतवासी का उसमें योगदान रहता है, एक दो व्यक्ति का नहीं रहता। लाखों लोग काम करते हैं, करोड़ों लोग काम करते हैं, तब देश आगे चलता है। वही मनमोहन सिंह जी के शासनकाल में 1 दशक में भारत की इकोनॉमी 4 गुना हुई, क्वाड्रपल। जो पढ़े लिखे हैं उनको बताओ, नौजवानों को बताओ। जब पहली औद्योगिक क्रांति आई थी इंग्लैंड में, दूसरी आई थी अमेरिका में 1940 में, जो मास असेंबली लाइन्स, प्रोडक्शन लाइन्स बनी थी। अमेरिका को और इंग्लैंड को अपनी इकोनॉमी को डबल करने में 12-12 साल लगे थे। किसी देश ने अपनी इकोनॉमी को दुगना किया 1 दशक के अंदर, वो जापान था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस पर परमाणु बम फेंके गए थे हिरोशिमा नागासाकी पे, ख़त्म हो गया था, पर उसने अपने को उठाया खुद। और जापान के बाद दक्षिण कोरिया ने 1 दशक में 3 गुना GDP करी किसी देश ने, चीन ने, और 1 दशक में 4 गुना करी हिंदुस्तान ने। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, मैं उसमें वजीर था, कैबिनेट मिनिस्टर था। पहले नहीं आज फट रहा था, क्वाड्रुपल हुई। $2 ट्रिलियन की छोड़ के गए थे, अब 8 साल में तो हो जाना चाहिए था कुछ। अब कमी भी रही है, कई कारण हैं। 1.25% GDP तो नोटबंदी से, डिमोनेटाइजेशन से टूटी थी। बाकी ये प्रकोप है, उसमें हम किसी को दोष नहीं देते। कोविड आया, पेंडेमिक पूरी दुनिया में, उसका भी नुकसान रहा है, फिर भी देश तो आगे बढ़ रहा है। पर हर किसी के योगदान को हमको स्वीकार करना चाहिए। अपनी बात हम कहें। संगठन कांग्रेस के पास भी है, और आप हैं संगठन के लोग। बीजेपी के पास भी संगठन है, राजनीतिक दल है, जाहिर है। प्रतिस्पर्धा भी रहती है, होनी भी चाहिए। तो आप मजबूती से काम करें, अपनी बातें लोगों तक पहुंचाएं। और जो इनके मैनिफेस्टो में अगर कहीं कमी रह गई जो पिछला था, तो वो सवाल तो करेंगे। वो भी नहीं कर सकते क्या? तो इलेक्शन किस चीज़ का रह जाता है? घोषणा पत्र हमारी सरकार बनेगी, जो लग रहा है स्पष्ट। तो हमारे घोषणा पत्र में काम हुआ या नहीं हुआ, अभी सवाल मत करो। सरकार बन जाएगी, फिर जरूर सवाल करना, धनराम शांडिल जी घोषणा पत्र लिख के थे, उसमें क्या काम हुआ? ठीक बात, जरूर होगा। अभी पूछा मुझसे प्रश्न, कहाँ से आएगा पैसा? क्यों? देश के पैसे पर, हिमाचल के साधनों पर इस राज्य की सरकार का तो अधिकार रहता है, और जनता का भी। हिमाचल का बजट 51,000 करोड़ का जो भी बजट है, रिसेंट बजट, अगली बार इससे 2, 5, 7,000 करोड़ ऊपर ही जाएगा, नीचे तो नहीं जाएगा। उसी के साधन आते हैं, हो जाएगा। कुछ बातें सरकार को भी सोचनी चाहिए थी। अब सफाई दे रहे हैं तो हमको कह रहे हैं कि हमने क्यों कहा।
यहाँ हमारी भी सरकार रही, फिर क्यों नहीं हुआ, बात ठीक है। पर आज अगर पूरे देश में कर्मचारियों की बात उठी है, पूरे हिंदुस्तान में, उनको भी सुरक्षा चाहिए, अपने परिवार की, अपने भविष्य की सामाजिक सुरक्षा चाहिए। तो ओल्ड पेंशन स्कीम अगर मांग है हिमाचल में भी कर्मचारियों की, पूरे देश में, तो ये ना कहा जाए कि राज्य की सरकार स्वयं कैसे करे, केंद्र की सरकार को भी करना पड़ेगा। जब पूरे देश का कर्मचारी चाहता है, हिमाचल का कर देना चाहिए। इस पे झगड़े की बात नहीं होनी चाहिए चुनाव में। इसमें क्या बात है? ये अगर कोई सही बात उठाई जाए, चाहे विरोध पक्ष के द्वारा, सरकार को भी सोचना चाहिए कि बात तो ठीक कही। हम यही उम्मीद करते हैं कि इस चुनाव के अंदर इस विधानसभा क्षेत्र से धनीराम शांडिल जी को आपका आशीर्वाद रहेगा, जैसे पहले रहा है। मेरा सोलन जिला से भी, शिमला के तो है, एक विशेष स्नेह और लगाव रहा है। सिर्फ आना जाना ही नहीं रहा। हमारे पूर्वज, हमारे दादा दादी गढ़खल में रहते थे। हमने बचपन से ये इलाका देखा है, जिला देखा है, और चाहे यहाँ से जनप्रतिनिधि नहीं था, पर पूरे हिमाचल से तो था। इस क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में, अभी मैं डॉक्टर प्राशर जी से पूछ रहा था कि मेरे पास आते थे कागज लेके कि हमको ये चाहिए, इस पंचायत को चाहिए। कोई 15 बड़े कम्युनिटी सेंटर, सामुदायिक भवन सोलन में हमने बनाए। सूची मेरे सामने है, अभी पीछे आया था मैं, शांडिल जी भी साथ थे विशाल में, आप उसको जाके देखिए कैसा बना। बहुत सुंदर बना। और वहाँ की प्रधान है ऋचा ठाकुर, उनका भी मैंने बधाई दी। यहाँ और बहुत बने, लाइब्रेरीज बनी, महिला मंडल भवन बने। ये सूची है, ये सूची आपको बतानी चाहिए कितने बने। सरकार की तरफ से नहीं, जनप्रतिनिधि ने बना के दी। आने वाले समय में भी जो हुआ है वहीं पर विराम थोड़े लगता, और भी काम होगा, और वो कांग्रेस की सरकार आने पे अपनी जिम्मेवारी को निभाएगी। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी गरिमामयी उपस्थिति से। और